हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पीजीसीएल के डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, अब पीजीसीएल जो है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है उसका पेपर का पैटर्न है। इसमें लगभग टेक्निकल सेक्शन से लगभग ऑलमोस्ट 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, और एप्टीट्यूड सेक्शन से 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल फ्रेंड्स अच्छा खासा रहता है, मतलब मीन्स इतना भी आसान नहीं रहता है। कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट भी होते हैं और कुछ क्वेश्चन ईजी भी होते हैं। ठीक है, वन वर्ड के क्वेश्चन भी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो में क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, इन अ मैग्नेटिक सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू करंट एंड रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। सो मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो है यहाँ पे ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि जो करंट है, जो आई है, वो यहाँ पे फ्लक्स होता है फाई, और जो हमारा रेजिस्टिविटी होता है वहाँ पे वो रिलक्टेंस होता है एस। ठीक है, सो फ्लक्स और रिलक्टेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग, सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट यूज एज अ डैम्पिंग टॉर्क इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब यहाँ पे ये डैम्पिंग टॉर्क के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, टीडी। अब यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन। जो फ्लूइड फ्रिक्शन है ये भी डैम्पिंग के लिए यूज होता है, मेजरमेंट्स में हम पढ़ेंगे। एडी करंट ये भी डैम्पिंग के लिए यूज होता है। ग्रेविटी कंट्रोल ये डैम्पिंग के लिए यूज नहीं होता है, ये कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए यूज होता है, टीसी। ठीक है, तो ग्रेविटी कंट्रोल जो है कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए यूज होता है, और एयर फ्रिक्शन भी डैम्पिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, सो डैम्पिंग टॉर्क इसमें से कौन सा यूज नहीं होता है, तो ऑप्शन थर्ड जो है ये हमारा सही है, ग्रेविटी कंट्रोल। ये आपको कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए यूज होता है। ठीक, ओके। अब थर्ड क्वेश्चन है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी यूज टू मेजर। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, डायरेक्ट, पहला ऑप्शन है डायरेक्ट करंट्स एंड वोल्टेजेस, बोथ डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेजेस, रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट्स, और चौथा ऑप्शन है अल्टरनेटिंग करंट्स एंड वोल्टेजेस। सो मूविंग आयरन का जो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट स्क्वायर के। ओके, या फिर टी डी इज प्रोपोर्शनल टू I1 इंटू I2। तो यहाँ पर ये स्क्वायर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे RMS वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है, ये स्क्वायर टर्म की वजह से। सो हमारा अल्टरनेटिंग AC जो है इसको भी मेजर कर सकता है, और DC को तो मेजर कर ही सकता है। ठीक है, सो हमारा बोथ डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज, ये ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन 4 में है, 50 हर्ट्ज 230 वोल्टेज अप्लाइड टू अ फुल वेव रेक्टिफायर, इट्स आउटपुट फ्रीक्वेंसी। फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रेंड्स उसका वेव फॉर्म कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, टाइम पीरियड जो है T/2 हो जाता है, जो ओरिजिनल वेव फॉर्म होता है हमारा ये। ठीक है, इसका टाइम पीरियड यहाँ पे T होता है। ठीक है, और ये वेव फॉर्म इसका ऐसा आ जाता है। ठीक है, कोई भी फंक्शन है, आप मान लो करंट का ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड होता है ये T/2 हो जाता है, तो फ्रीक्वेंसी हमारी जो है डबल हो जाती है। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। ठीक है, सो 50 हर्ट्ज अगर फ्रीक्वेंसी है इनपुट की, इनपुट वोल्टेज का, तो जो आउटपुट वोल्टेज का जो फ्रीक्वेंसी है वो 100 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे इसको वोल्टेज ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द KVA रेटिंग ऑफ एन ऑर्डिनरी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज व्हेन कनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर बिकॉज। ठीक है, सो यहाँ पे एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, एक हम यहाँ पे एक बना लेते हैं टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। इसे हम 100 वोल्ट प्राइमरी में मान लेते हैं, और ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पे करंट मान लेते हैं 1 एम्पियर है, यहाँ पे करंट हम मान लेते हैं, सॉरी यहाँ पर हम करंट मान लेते हैं ये 1 एम्पियर 2 एम्पियर। एक बार फिर से बना लेते हैं यहाँ पे, ये 100 वोल्ट, ये 200 वोल्ट। ठीक, यहाँ पे करंट हम मान लेते हैं 1 एम्पियर है, और यहाँ पे करंट है हमारा 2 एम्पियर। ओके, सो ये S जो है इसका VA रेटिंग हो जाएगा 200 VA। ये मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसे हमने कन्वर्ट कर दिया एक ऑटो ट्रांसफार्मर में। ठीक है,
यहाँ पे ये 100 वोल्ट। अब इतना जो वाइंडिंग था, ये पोर्शन प्राइमरी का मैंने उठा के यहाँ रखा, तो ये 100 वोल्ट ले सकता है, ये यहाँ पर ये इतना लोड 200 वोल्ट ले सकता है, तो टोटल कितना ले सकता है 300 वोल्ट ले सकता है। ठीक है, यानी मैंने स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर बना दिया। ठीक है, इसी तरह हम स्टेप डाउन भी बना सकते हैं। ठीक है, इधर 200 वोल्ट दे दो, इधर 300 वोल्ट दे दो प्राइमरी में, और इधर सेकेंडरी में 100 वोल्ट ले लो। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे करंट, अब इस वाइंडिंग की करंट की कैपेसिटी क्या थी 2 एम्पियर थी, इस वाइंडिंग की करंट की कैपेसिटी कितना थी 1 एम्पियर थी। ठीक, सो ये 1 एम्पियर थी। यहाँ पे करंट का जो एरो है थोड़ा आप ये करेक्ट कर लीजिए, सेकेंडरी में ये ऐसा 1 एम्पियर। ठीक, यहाँ पे इस लोड को डिलीवर करेगा 1 एम्पियर करंट। ठीक है, सो ये 1 एम्पियर। तो प्राइमरी से अब कितना आ रहा है 3 एम्पियर। ठीक, तो अब इसकी AVA रेटिंग कितनी हो जाएगी, VA रेटिंग 100 इंटू 300 VA हो जाएगी, वोल्टेज इंटू करंट सीधा VA रेटिंग। ठीक, तो इसकी जो आप देख सकते हैं कि 200 VA से 300 VA हो गया। तो जब हमने ऑटो ट्रांसफार्मर में कनेक्ट किया तो KVA रेटिंग हमारी क्या हुई, बढ़ गई। बट अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज इंक्रीज। अब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है ये हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, N2/N1 वगैरह। यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ टर्न्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, तो ऑप्शन 1 तो गलत हो जाएगा। सेकेंडरी करंट इज इंक्रीज। अब सेकेंडरी करंट यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे 1 एम्पियर है। ठीक है, तो सेकेंडरी करंट जो है यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहा है, यहाँ तो प्राइमरी करंट इंक्रीज हो रहा है। वो तो डिपेंड करता है हमने स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर बनाया है या स्टेप डाउन। ओके, तो ये ऑलवेज करेक्ट नहीं है। ठीक है, सेकेंडरी वोल्टेज इंक्रीज, यहाँ पे सेकेंडरी वोल्टेज आपको इंक्रीज होता है वो दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टेप अप ट्रांसफार्मर लिया है। लेकिन यही अगर प्राइमरी से मैं वोल्टेज दे देता तो सेकेंडरी साइड में वोल्टेज 100 वोल्ट हो जाता। ओके, तो सेकेंडरी वोल्टेज इंक्रीज होने से भी पावर हमारी KVA रेटिंग नहीं बढ़ रही है, ये ऑलवेज करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बोथ इंडक्टिवली एंड कंडक्टिविटी। ओके, अब यहाँ पे एनर्जी जो है हमारी जो ट्रांसफर हो रही है इंडक्टिवली और कंडक्टिवली। ठीक है, यही एक्चुअल रीज़न है जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का जो KVA रेटिंग है वो बढ़ रहा है। यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे इंडक्टिव जो है इफेक्ट से भी आपका पावर ट्रांसफर हो रहा है, और जो यहाँ पर जो कॉमन वाइंडिंग है जिस पे हमारी टैपिंग हुई है उसमें कंडक्टिवली भी पावर ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन 4 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो ऑप्शन 4 ही है। अब क्वेश्चन 6 पे आते हैं। क्वेश्चन 6 कर रहा है राउंड द क्लॉक पावर सप्लाई इज रिक्वायर्ड फॉर, राउंड द क्लॉक पावर सप्लाई इज रिक्वायर्ड फॉर शिफ्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर यूजेज, एसेंशियल सर्विसेज एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। राउंड द क्लॉक मीन्स 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स तो हमारे एसेंशियल सर्विसेज में ही काम आएंगे ना। एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर 24 आवर्स ऐसा ज़रूरत नहीं है। इंडस्ट्रीज भी जो है 24 आवर्स कुछ चलती है कुछ नहीं चलती है, और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस का भी एक फिक्स टाइम होता है। तो एसेंशियल सर्विस जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए और रेलवे हो गया, ये सब एसेंशियल सर्विस है, तो वहाँ पे 24 आवर्स हमें पावर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर 36 स्लॉट्स 4 पोल सिंगल लेयर 3 फेज वाइंडिंग मशीन इज गिवन एज। सिंगल लेयर का मतलब एक स्लॉट में एक वाइंडिंग का कॉइल ऐसा डाला हुआ है। ठीक है, इसे हम सिंगल लेयर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर KD के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़े से हम चाहिए। अब यहाँ पे हम M निकालते हैं। M जो है उसे हम क्या बोलते हैं, स्लॉट्स पर पोल पर फेज। कितने स्लॉट्स एक पोल के नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे ये 4 पोल मशीन है, तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ। ठीक है, ऐसे बनेगा। तो कितने स्लॉट्स हमारे नॉर्थ पोल के अंदर आ रहे हैं, और पर फेज मतलब सिंगल एक फेज कितना आ रहा है। ठीक है, ये M हमारा यहाँ पे डिनोट करता है। ठीक है, तो M हम कैलकुलेट करते हैं। M इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारा 3 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम फार्मूला जो है देख लेते हैं। KD का फार्मूला आपको क्या पता है, KD जो होता है KD इक्वल्स टू साइन M गामा बाई 2 अपॉन M साइन गामा बाई 2। ठीक है, अब ये जो गामा होता है वो इलेक्ट्रिकल एंगल होता है एक कॉइल और दूसरी वाली जो कॉइल हम डालते हैं
स्लॉट में इन दोनों के बीच के जो एंगल होती है, ठीक है, इसे हम गामा बोलते हैं, ठीक है। तो ये गामा कैलकुलेट होता है 60 डिग्री डिवाइडेड बाई एम, ठीक है। ये सब फार्मूला बेस है, ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखनी होंगी फार्मूला, ठीक है। ये फाइंडिंग कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये आपको जो है बुक में पढ़ना होगा। यहाँ पे मैं सीधा फार्मूला लेके बता रहा हूँ, ठीक है। सिंपल है, क्वेश्चन में ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, फार्मूला यूज करना है। गामा इज 60 डिग्री बाई एम से, तो गामा हो गया हमारा 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 320 डिग्री। और ये एम गामा जो है उसे फेज स्प्रेड बोलते हैं, ठीक है। एम गामा को क्या बोलते हैं, इसे फेज स्प्रेड, ठीक। सो फेज स्प्रेड क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री डिवाइड बाई 2, 3 साइन गामा कितना है 20 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 यानी 10 डिग्री, ठीक है। और ये 30 डिग्री। सो हमारा आंसर क्या रहा है, साइन 30 डिग्री डिवाइड बाई 3 साइन 10 डिग्री। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको याद रखने की, एक तो के डी का फॉर्मूला, ये एम गामा जो है ये फेज स्प्रेड होता है, गामा जो है इलेक्ट्रिकल एंगल जो है, ये दो जो हमारे स्लॉट्स आजू बाजू में जो स्लॉट होते हैं, और जब हम कंडक्टर डालते हैं तो ये गामा जो है ये हमारा इलेक्ट्रिकल एंगल होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल एंगल दो वाइंडिंग्स के बीच में, जो एक स्लॉट यहाँ पे हमने डाला, दूसरा जो हमने यहाँ पे डाला, ठीक है। ऐसे ही और भी बहुत सारे स्लॉट होंगे, जैसे बहुत सारे मोटर जो है ये ऐसा सर्कुलर रहता है, अगर आप उसको बीच से कट करके कट वाला पोर्शन आपको देखेंगे तो एक वाइंडिंग यहाँ पर ऐसे डाली जाती है, फिर ऐसे दूसरी वाइंडिंग जो है डालकर ऐसे 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 करके हम ये मोटर की जो है वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एंगल, उसके दो वाइंडिंग के बीच में जो एंगल इलेक्ट्रिकल एंगल, उसको हम गामा बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन 4 जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इज प्रेजेंट इन, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस डायोड जो है हमारा, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। इसमें ये ऐसा एक, जब हम इसे फॉरवर्ड बायस करते हैं तो एक बीच में कैपेसिटेंस क्रिएट होता है, ठीक है, उसे ही हम डिफ्यूजन कैपेसिटेंस बोलते हैं, ओके। सो फॉरवर्ड बायस पीएन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायस मोड में जो कैपेसिटेंस प्रोड्यूस होता है उसे हम डिफ्यूजन कैपेसिटेंस बोलते हैं। ये आपको डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन 1 जो है करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स इज प्रिफर्ड फॉर ड्राइविंग कंप्रेसर्स, वेरिएबल हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, रोटरी प्रेस, ठीक है। अब ड्राइविंग कंप्रेसर, तो ये जो है ऐसा ये एक मोटर होगा जो थोड़ी स्पीड उसकी वेरिएबल स्पीड मोटर, यहाँ पे एक्चुअल उसकी बात हो रही है, वेरिएबल स्पीड मोटर की, ठीक। तो डीसी शंट मोटर, ये तो कांस्टेंट स्पीड, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर, ये तो कांस्टेंट स्पीड है, तो ये तो पहले गलत ही हो जाएगा, ठीक। डीसी सीरीज मोटर, हेवी जो स्टार्टिंग में हेवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने के लिए जो मोटर यूज होता है वो डीसी सीरीज मोटर होता है, तो इसकी भी जो स्पीड है वो वेरिएबल नहीं होती है, इस पर स्टार्टिंग में स्पीड कम होती है और फिर जो है स्पीड स्टार्टिंग में स्पीड स्लो होती है, उसके बाद जो है तेज़ हो जाती है। डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर जो है यही यूज होता है एज ए वेरिएबल स्पीड मोटर्स के लिए, ठीक। ये मोटर्स के पोर्शन में आपको मिल जाएगा। तो डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर जो है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। अब इसमें बता रहे हैं कि करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। अब यहाँ पे ये ओपन सर्किट है, ठीक है, ओपन सर्किट है, यहाँ पे ओपन सर्किट है, यहाँ पे VC 0 है, तो करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स यहाँ पे देखिए, तो करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा ये दोनों, ठीक है। जो ऑप्शन 3 है यहाँ पे करंट है, लेकिन यहाँ पे ये IC है और VC जो है ये हमारा 0 है, प्लस माइनस VD, और यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स है, ये तो करंट सोर्स हो गया ना, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स है और ये करंट कंट्रोल्ड है, ठीक है IC, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट, क्वेश्चन नंबर 11 है, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन ऑफ पावर डिमांड कैन बी मेड बाई, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन ऑफ पावर डिमांड, ठीक है। तो ये पावर डिमांड है, ये एक पावर कर्व होता है, ठीक है, ये होता है आपका कॉस्ट वर्सेस
पावर का जो है एक कर्व होता है, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे मिनिमम कॉस्ट कितने पावर पे आ रही है, ठीक है, उससे हम निकालते हैं कैलकुलेट। तो ये कर्व बनाने के लिए हमें लोड सर्वे मेथड भी लगती है, स्टैटिस्टिकल मेथड भी यूज होती है, मैथमेटिकल मेथड्स भी यूज होती है, इकोनॉमिक पैरामीटर्स, ये सभी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 1, ये आपको पावर स्टेशंस के चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। पावर स्टेशन जैसे थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो, ठीक है। इन सब पावर स्टेशंस के जो पहला चैप्टर होगा उसमें हमें इस इकोनॉमिक सर्वे कॉस्ट और पावर के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 11 का आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है द इक्वेशन फॉर वोल्टेज V इक्वल्स टू 0.02 sin 2π t + 30 डिग्री, फाइंड द फ्रीक्वेंसी। तो ये तो बहुत ही आसान है, ओमेगा इक्वल्स टू 2π, ओमेगा इक्वल्स टू 2πf, 2π, सो f इक्वल्स टू 1 हर्ट्ज, ठीक है। सो 1 हर्ट्ज इसका आंसर हो जाएगा। ये सीधा सीधा फॉर्मूला बेस है, ओमेगा इक्वल्स टू 2π f होता है और ओमेगा यहाँ पे 2π t दिया हुआ है, तो सॉरी 2π दिया हुआ है, तो 2π f इक्वल्स टू 2π, ठीक है। तो f इक्वल्स टू 1 हर्ट्ज, तो इसका आंसर 1 हर्ट्ज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कंज्यूमर हैज अ मैक्सिमम डिमांड ऑफ 200 किलोवाट, मैक्सिमम डिमांड जो है 200 किलोवाट है, ठीक। एट 40% लोड फैक्टर, लोड फैक्टर जो है ये 40% है, यानी कि 0.4, एंड यूनिट्स कंज्यूम पर ईयर आर 700.8 किलो यूनिट्स इफ द टैरिफ इज ₹100 पर किलोवाट ऑफ मैक्सिमम डिमांड प्लस 10 पैसे पर किलोवाट, कैलकुलेट द एनुअल चार्जेस। तो ये आपका टैरिफ बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर मैक्सिमम डिमांड जो है 200 किलोवाट है, पर किलोवाट ऑफ मैक्सिमम डिमांड प्लस 10 पैसे पर किलोवाट आवर, ठीक। सो ये किलो यूनिट्स है, तो 700.8 किलो यूनिट्स यानी कि 700.8 इंटू 10 की पावर 3 किलोवाट आवर है, इतनी यूनिट्स यूज कर रहा है ये कंज्यूमर इधर पूरे साल भर में। तो इफ द टैरिफ इज ₹100 पर किलोवाट ऑफ मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड जितना है 200 किलोवाट मैक्सिमम डिमांड है, ₹100 पर किलोवाट है, तो 200 रुपीज़, द टैरिफ इज ₹100 पर किलोवाट सॉरी। तो यहाँ पर जो है 1 किलोवाट का जो टैरिफ है, 1 किलोवाट का जो टैरिफ है वो 100 रुपीज़ है, ठीक है। 100 पर किलोवाट ऑफ मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम डिमांड 200 है, तो 200 इंटू 100, ठीक है। तो ये 20,000 रुपीज़ तो मैक्सिमम डिमांड पे इसको लग जाएगा, ठीक है। एंड लोड फैक्टर 40% है, लोड फैक्टर 40% है। अब यहाँ पे ये है 710 पैसे पर किलोवाट आवर, तो इसको 10 पैसे से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.1, तो 0.1 तो ये 100 कट जाएगा, तो 710,080, ठीक है। ये 70,000 रुपये तो इसने आपको वो कर लिया है यहाँ पर, जो ये लोड यूज कर रहा है उससे, और मैक्सिमम डिमांड से ये 20,000 यूज कर रहा है, ठीक। तो ये पैसे और ये पैसे, ये दोनों पैसे इस कंज्यूमर को देने पड़ेंगे, तो टोटल पैसे कितने होंगे 90,000, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90,080 रुपीज़ ये आ जाएगा आपका, ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है फॉर द गिवन नेटवर्क फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर। इस आर का रेजिस्टेंस, इस सर्किट में आर का वैल्यू निकालने के लिए वोल्ट मीटर 5 वोल्ट पड़ रहा है और एमीटर जो है 0.5 एम्पियर पड़ रहा है, वोल्टेज 12 वोल्ट है, ठीक। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे V/R इक्वल्स टू I, सीरीज सर्किट है, वोल्टेज 5 है, करंट 2 है, सॉरी 1/2 है, तो रेजिस्टेंस 10 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। व्हाट इज द करंट थ्रू एन एलिमेंट इफ द चार्ज एंट्री द एलिमेंट इज 10T, तो dq/dt, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको 1 सेकंड 2 सेकंड भी नहीं लगाने हैं, तुरंत टिक करना है। इफ फ्रीक्वेंसी इज द f इज द ऑपरेटिंग करंट फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक सर्किट विद फेरोमैग्नेटिक कोर, देन द हिस्टेरिसिस लॉस विल बी। हमें पता है कि हिस्टेरिसिस लॉस जो है 1/f, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/f होता है, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ एफ इज द ऑपरेटिंग करंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मैग्नेटिक सर्किट विथ अ फेरोमैग्नेटिक कोर देन द हिस्टैरिसीस लॉस विल बी। अब यहाँ पे हिस्टैरिसीस लॉस हमें पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो इसका आंसर सीधा थर्ड हो जाएगा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। विच ऑफ द बिलो प्लांट्स हैज हाईएस्ट ओवरऑल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी हमें पता है कि हाइड्रो पावर प्लांट की सबसे बेहतरीन होती है, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ पर टर्न इन ट्रांसफार्मर आर गिवन एज। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही है, जो ई होता है वो हमारा 4.44 फ्लक्स फाइन इंटू नंबर ऑफ टर्न्स एन, ठीक। 4.44 फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, ये फाइम जो होता है ये मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होता है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होता है, ठीक है। ये हमें याद रखना चाहिए, ये जो फाइम होता है हमेशा ये मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होता है, ये होती है फ्रीक्वेंसी, ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक। ईएमएफ इन आरएमएस, ये वैल्यू आपको आरएमएस में मिलेगी, ठीक है। जो ई वोल्टेज बनेगा आरएमएस में, इसका फॉर्मूला है 4.44 फ्लक्स जो सर्किट में है, फाइम मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी जो सर्किट में है, नंबर ऑफ टर्न्स जिस टर्न्स के थ्रू आपने करंट इंजेक्ट करके वोल्टेज प्रोड्यूस करना चाहा है वाइंडिंग में, वो नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। अब यहाँ पे एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न इन ट्रांसफार्मर आ गया। सो आरएमएस तो ये हो गया 4.45, यहाँ पे दे रहा है ईएमएफ पर टर्न, तो E/N हो जाएगा सीधा। यहाँ पे लिखता हूँ मैं E/N के वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। E/N तो ये हो गया 4.4, ठीक है। और जो आरएमएस है इसी को आप √2 से डिवाइड कर लो, √2 से, सॉरी आरएमएस तो यही है, ठीक है। अब ये एवरेज बोल रहा है, तो आरएमएस अगर पता है आपको तो आपको एवरेज कैसे निकालना होगा, पहले इसे √2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इससे मैक्सिमम आएगा। उसके बाद आपको इसको पाई से डिवाइड करना होगा, ठीक है, √2 डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है। सो एवरेज वैल्यू हमारा आ जाएगा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ई एवरेज पर टर्न 4.44 इंटू √2 डिवाइडेड बाई पाई फ्लक्स फाइम इंटू नंबर ऑफ, तो इधर आ गया, ठीक। सो ये एवरेज वैल्यू हो जाएगी। अब √2 डिवाइडेड बाई पाई, इसकी वैल्यू आप निकाल लो, ये लगभग ऑलमोस्ट 4 के ही कर, इस पूरे की वैल्यू की जो वैल्यू है ये अप्रॉक्सीमेटली 4 आएगी आपको, तो ऑप्शन 4 सही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास्ट अ गिवन पॉइंट इज नोन एज, तो ये तो सिंपल आंसर है, करंट है। According to Ampere's law, the relationship between the force between two parallel conductors carrying an average voltage of average voltage of the wave current of I1 and I2 and displaced with a distance of r for a section of length L is given by, section of length is given by current I1 current I2, ठीक। तो ये हमें पता है फोर्स जो है बायोट से μ0/4 पाई आइडियल एलिमेंटल करंट, ये क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है, ये होता है μ0/4 पर आइडियल क्रॉस B डिवाइडेड बाई D, ठीक है, डिवाइडेड बाई D जो है ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक। अब यहाँ पे एलिमेंटल जो है आइडियल, किसी को भी आप मान लीजिए इसके कारण जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक। तो इस करंट के विसिनिटी में ये हमारा है, तो इस पे इन दोनों के बीच में फोर्स क्या लगेगा, इसका भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो वाइस वर्सा इसके वजह से यहाँ पे जो फोर्स है वो इक्वली हुई, ठीक है। ये जो करंट कैरी कर रहा है कंडक्टर, जो इस पे फोर्स लगाएगा, यही फोर्स ये कंडक्टर जो करंट कैरी कर रहा है वो इस पे लगाएगा, ठीक। सो यहाँ पर जो फोर्स हो जाएगा हमारा ये है, अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी है, तो यहाँ पर आप इसको प्रोपोर्शनल ले लीजिए, आइडियल I1, ठीक है, इंटू लेंथ L, और B है तो प्रोपोर्शनल ले लिया, तो यहाँ पर I2, और दोनों के बीच में दूरी जो है R दिया है, तो ऑप्शन I1 I2 L/R, तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 20 क्वेश्चन थे। अब जो बाकी के क्वेश्चन हैं हम उसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। ये सारे क्वेश्चंस को आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, ताकि जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।